राइटर ने ज़िंदगी के 12 असूल बनाए कि इससे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। उसमें से 11वां असूल है कि बच्चे जब खेल रहे हों उनको डिस्टर्ब ना करो। राइटर बोलता है, राइटर ये यूज़ स्टार्ट करता है कि द ओनली थिंग, वाहिद चीज़ जो आपको मुश्किलात से बचा सकती है वो आपकी कॉम्पिटेंस है। हम समझते हैं कि कल्चर की चीज़ थी, ख़त्म हो गई, क्या बड़ी बात होगी, कल्चर ख़त्म हो गया। लेकिन कल्चर के पीछे बहुत सारी दफ़ा विजडम होता है जो हमें पता नहीं होता। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि फीमेल को बाय डिफ़ॉल्ट कॉम्पिटेंट मैन चाहिए। क्यों चाहिए? अगर आपका मर्द इनकॉम्पिटेंट है, वो घर बैठा हुआ है, काम नहीं कर रहा, नशे नहीं कर रहा है, साला नशीलू है, आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा, क्या घर का माहौल अच्छा होगा? एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से रूल क्या है? यू शुड अलाउ पीपल टू प्ले। और हमारी सोसाइटी किधर हो गई है कि हम बच्चों को बाहर जाने दे ही नहीं सकते। तो वी आर इन अ लूप कि हमारी सोसाइटी खराब से खराब ही होती जाएगी। एग्रेशन का मतलब ये है कि जब ज़रूरत हो आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। हम में से कोई इतना मर्द है कि बोले गलत हो? हम में से किसी के अब्बा इतने मजबूत हैं? इसीलिए कहते हैं बीवेयर ऑफ अ गुड मैन हु टर्न्स इविल। इसलिए मैं बोलता हूँ योर विर्च्यू, व्हाट यू थिंक इज अ विर्च्यू, इट विल इवेंचुअली मेक यू मर्डरस। अगर मर्द अग्रेसिव नहीं होंगे ना, अगर हम सब लोग अग्रेसिव नहीं होंगे तो जो होगा वो रहने के काबिल नहीं रहेगा। किसी ये चीज़ के मर्द हजरात भी हैं अच्छे और ख़वातीन भी हैं और मिल भी रही हैं। बिल्कुल, कि दोनों उसमें मिल गए। सर ये वो कैटेगरी जिनको मिल गई है। मिल गई है सर, थैंक यू यार, थैंक यू। लास्ट सेशन में हमने जो रिकॉर्डिंग करी थी उसमें उसका रूल था बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। ये जिन लोग, अगर कोई था हम में से कोई था तो जिनको याद होगा भाई, उसमें था कि आप जो बात कहना चाहते हैं वो बिल्कुल प्रिसाइजली कहें, स्पेसिफिकली कहें। उसमें 2 बातें रह गई थी छोटी सी जो मैं कहना जो कवर करना भूल के, जो ज़रूरी है कवर करना। एक बात उसका रिलीजियस एस्पेक्ट है। जो रूल था वो पूरा था ऑल अराउंड कि आप सच्ची बात करें, सीधी बात करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें और टू द पॉइंट बात करें, घुमाए फिराए ना बातों को। हमारा जो रिलीजियस इंजंक्शन भी एक मुझे इससे रिलेटेड मिला है, वो उसकी अरबिक कुछ इस तरह है, कूलू कौलन सदीदा, सीधी बात किया करो। और अलास मुझे जो सोसाइटी में नज़र आ रहा है कि अब सीधी बात कोई भी नहीं करता, तो हमारी रिलीजियस इंजंक्शन भी है कि हम सीधी बात करें। दूसरा पॉइंट उसमें एक ये था जो कवर होना रह गया था, वो ये था कि हम जब भी कोई किसी भी किस्म के रिलेशनशिप में कोई पॉइंट डिस्कस कर रहे होते हैं ना, कोई मसला डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम अक्सर करते क्या हैं कि हमें एक बात बुरी लगी, वो बात डिस्कस होना शुरू हुई, वो बहस में बली, फिर उससे दूसरी बात हुई, तीसरी बात हुई, चौथी बात हुई, 6 महीने पुरानी बातें और वो पड्डा कहीं से कहीं और ही चला गया। राइटर बोलता है इस तरह कभी मसले हल नहीं होते, इस तरह कभी भी कोई भी मसला हल नहीं होता। यू हैव टू फोकस ऑन अ सर्टेन इशू टू रिजॉल्व इट, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू मैरिज। और शादी में जब भी लड़ाई होगी, जो हम में से तजर्बाकार लोग हैं माशाल्लाह, उनको ज़रूर अंदाज़ा होगा कि ऐसा ही होता है। लड़ाई शूज़ कहीं और से होती है और वो ख़त्म होती नहीं है, ख़त्म तो होती नहीं है ना लड़ाई, तो शादी में तो यही होता है। तो उसका हल यही है कि हम सिर्फ स्पेसिफिक बात करें। खैर, अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक हमारी सोसाइटी में जो कल्चरल चेंज आ रहा है ना, उसके डायरेक्टली ऑपोजिट है। ठीक है, हम जब थोड़े छोटे होते थे तो हमने देखा था कि लोग बच्चे गलियों में खेलते थे, सही है। और अगर बिलफर्ज 20-25 घर है, उसमें से एक खड़ूस अंकल होते थे, सही है। 20-25 घरों में से एक खड़ूस अंकल होते थे, उनके घर में बॉल चली गई तो बॉल वापस नहीं आती थी। लेकिन बाय एंड लार्ज ऐसा ही होता था कि बच्चे शाम में खेल रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है, गलियों में शोर शराबे की आवाज़ें आ रही हैं। अब क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है? मुझे बहुत रेयरली नज़र आता है कि बच्चे गलियों में खेल रहे हैं, मुझे जनरली कम नज़र आता है। ऐसा हो सकता है हो कुछ जगह वैसे, बट ओवरऑल आई थिंक देयर इज़ अ डाउनवर्ड ट्रेंड, क्योंकि ज़्यादातर लोग घर में बैठ के प्ले स्टेशन और फ़ोन और ये चाहे अपना कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेलना पसंद करते हैं ज़्यादातर लोग। एक तो वो खेलने कूदने वाला माहौल ख़त्म हो रहा है। दूसरा, हमारी सोसाइटी में क्या है भाई, एक तो हमारे मसाजिद विच वर सपोज टू बी कम्युनिटी सेंटर्स, वहाँ पे किसी बच्चे की खेलने की आवाज़ आ जाए तो उसको चांटे भी लगते हैं और उसको बहुत दफ़ा मस्जिद से भी निकाल दिया जाता है। अलास, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मस्जिद का एक आपको रिस्पेक्ट ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन मस्जिद वर सपोज टू बी कम्युनिटी सेंटर्स।
और जो हमारे पार्क थे छोटे मोटे, वो चाइना कटिंग में ख़त्म हो जाते हैं। तो जहाँ बच्चे खेल सकते थे वो भी ख़त्म हो गए। गलियों में खड़ूस अंकल बढ़ गए हैं, बॉल कुछ लोग नहीं देते वापस। चाइना कटिंग में पार्क्स ख़त्म हो रहे हैं, मस्जिदें भी मना कर दी हैं। और इन सब के साथ साथ अगर आपके मोहल्ले में कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है तो अपने घर के बाहर आपको खेलने नहीं देंगे। मैं अपनी आंखों से खुद देखा है। जो बड़े लोगों के घर होते हैं ना, वो पसंद नहीं करते, उनके घर के बाहर सिक्योरिटी वगैरह खड़ी होती है, वो प्रेफर नहीं करते बच्चे वहाँ खेलें। उससे हो क्या रहा है कि हम बच्चों को खेलने कूदने से इनडायरेक्टली रोके जा रहे हैं। जो आज का रूल है ना, वो है डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। बच्चों को तब डिस्टर्ब ना करो जब वो स्केटबोर्ड कर रहे हो, जब वो खेल रहे हो। सिंपल सा रूल है। अब हम कभी सोचते हैं इस तरह? राइटर ने ज़िंदगी के 12 असूल बनाए कि इससे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। उसमें से 11वां असूल है कि बच्चे जब खेल रहे हो उनको डिस्टर्ब ना करो। हम पहले एक छोटे से ना, जब बच्चा छोटा होता है ना, उस एस्पेक्ट पे जाएंगे। आप बच्चों की चाइल्ड डेवलपमेंट पे जब कोई बुक पढ़ेगी ना, उसमें ये है कि जब बच्चे खेल रहे हो, अनलेस दे आर एक्स्ट्रॉर्डनरी डूइंग समथिंग डेंजरस, खेलते खेलते बिजली के सॉकेट में हाथ डाल दिया, जो कि हो जाता है, तब पेरेंट्स तंग करें, वरना बच्चों को खेलने दें, हार्मलेस चीज़ों से खेलने दें। इससे बच्चे डेवलप होते हैं, उनका माइंड डेवलप होता है, उनके सेंसेस ग्रो करते हैं। राइटर बोलता है, राइटर ये यूज स्टार्ट करता है कि द ओनली थिंग, वाहिद चीज़ जो आपको मुश्किलात से बचा सकती है, वो आपकी कॉम्पिटेंस है। रूल का शुरुआत कहाँ से हो रहा है? द ओनली शील्ड यू हैव इज़ योर कॉम्पिटेंस। अब इसको थोड़ा सा हम सोचते हैं। एक एम्प्लॉई, चाहे प्राइवेट जॉब हो, अगर वो बहुत कॉम्पिटेंट है ना, उसको ऑर्गेनाइजेशन नहीं जाने दी। ऐसा ही है भाई, उसकी बदतमीजियाँ भी बर्दाश्त हो जाएंगी, उसकी लेट आना जल्दी जाना भी बर्दाश्त हो जाए, अगर वो कॉम्पिटेंट है, वो बचा हुआ है। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना भाई, हमारी लाइफ चलती है। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं अपनी किसी भी फील्ड में, तो यू आर ऑलमोस्ट इनडिस्पोजेबल। अगर आप कहीं से डिस्पोज ऑफ हो भी जाते हैं, आपको कहीं और जॉब मिल जाएगी। स्टार्ट क्या है, हमारी जो ज़िंदगी में हमें अपने आप का गुजारा करना है, उसके लिए नेसेसरी हम कॉम्पिटेंट हो। ऐसा ही है। राइटर बोलते हैं हमने ये करना शुरू कर दिया है कि हमने बच्चे को खेलने कूदने से मना कर दिया है, इतने बार्स लगा दिए हैं, या हमने ऐसा कर दिया कि खेलने कूदने की जगहें इतनी सेफ बना दी हैं कि उसमें जो कंपटीशन था, उसमें जो ग्रोथ का उनसर था, वही ख़त्म हो गया। जिस तरह अब आप देखो, पहले पुराने ज़माने में बच्चे गिरते थे, खेल कूद होती थी, बच्चे गिरते थे, उठते थे, खेलना शुरू कर देते थे। अब आप देखो अली बाबा और पता नहीं कहाँ हेड कुशन टॉयज थे, टुशी कुशन टॉयज थे, पता नहीं कौन कौन से टॉयज। आप से खेल कूद को इतना सेफ बनाए जा रहे हो कि बच्चों ने जो खेलना था ना, उससे वही ख़त्म हो गया। मैं भी इसी जनरेशन का पार्ट हूँ, तो मैंने अपनी गुड़िया को ला के दिया एक पांडा टॉय। सही है, 3000 रुपये मैंने खर्च किए। उसकी अम्मा मना कर रही थी ना खर्च करें, फिर मैंने 3000 रुपये खर्च किए। मैं बोला उसको पसंद आया, वो लिए, पूरे 5 मिनट खेला और फेंक दिया। पूरे 5 मिनट खेला और फेंक दिया। मैंने पांडा क्यों लिया? सॉफ्ट था, को क्यूट सा था, तो मेरी बच्ची खेल के खुश होगी। थोड़े दिनों पहले मैं स्टोर साफ़ करने गया, वहाँ लकड़ी का टुकड़ा मिला, उतना सा, फ्री का था, यूजलेस पड़ा हुआ था। बच्ची ने उससे भी उतना ही खेला। जो बच्चे हैं ना, उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेफ्टी की ज़रूरत ही नहीं है। उनकी इमेजिनेशन अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई हुई है कि वो किसी चीज़ से भी खेलते रहते हैं। ये तो हमारे साथ मसला है कि हम लोगों को आईफोन थे, ये थे, वो चाहिए होता है। बच्चों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। और राइटर बोलता है आप इसी से ही बच्चे जब ग्रुप्स में खेलते हैं, जब हम आपस में क्रिकेट खेलते हैं, जब हम फुटबॉल खेलते हैं, जब हम पट्टी खेलते हैं, जब हम ग्रुप्स में खेलते हैं ना, इसी से हमारे अंदर सोशल अवेयरनेस भी आती है और हम अपने आप को कॉम्पिटेंट भी कर रहे होते हैं। अगर हम कॉम्पिटेंट नहीं हैं तो देखो, कभी ना कभी लाइफ ने अपना धावा आप पे खोलना है। लाइफ ने कभी ना कभी आपको गिराना है। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है ज़िंदगी भर, कब तक प्रोटेक्ट करेंगे? पेरेंट्स ने भी कभी चले ही जाना है ना। तो इट इज़ नेसेसरी कि आप अपने आप को कॉम्पिटेंट करना शुरू करें। राइटर बोलता है लड़के हैं, स्पेशली जब टीन-एजर्स में हम आते हैं, तो लड़के बाय डिफ़ॉल्ट, अब मेरा ख्याल है हम में से आप भी टीन नहीं बचे हैं, अब तो ऐसे ही है ना भाई, हम में से टीन कोई भी नहीं है, लेकिन हम सब लोग उस एज से गुजरे। तो टीनेज बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ी बगावती एज होती है। जो लड़के होते हैं स्पेसिफिकली, एक लम्हे को उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझें आप, वो अथॉरिटी को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं।
अपने अब्बा की बात नहीं माननी, अपनी अम्मा की बात नहीं माननी, ज़रा सी बात पे गुस्सा आना है, फड्डे ज़्यादा करने। लेकिन एट द सेम टाइम एक लड़का एक लड़की से कंपटीशन कभी कर नहीं सकता, नहीं कर सकता ना। अगर एक लड़का लड़की की लड़ाई होती है और लड़का हार जाता है तो बोलेंगे कि जा यार एक लड़की से हार गया, और अगर जीत गया कितना खबीस लड़का है, लड़की से जीत गया, लड़की से लड़ रहा था। हालांकि लड़कियों के लिए रिवर्स है, ऐसे ही है ना भाई। लड़कियों के लिए अगर वो किसी लड़के को हराते बोलेंगे क्या मजबूत लड़की है यार। ये सब चीज़ें, ये सब कंडीशनिंग, ऑल दिस इज मेकिंग अस अ मोर सर्वाइवेबल पर्सन इन दिस सोसाइटी। अगर हम खेल कूद बंद कर देंगे ना, जो कि आलास हमारी सोसाइटी में होता जा रहा है, तो हम सब लोग टिकटॉक कर में उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होंगे जिस तरह हमारी सोसाइटी में होता जा रहा है। अलास राइटर बोलता है कि हम समझते हैं कि मनी सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा ना एक लिमिट से ज़्यादा उसकी यूटिलिटी बहुत कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, एक लिमिट से ज़्यादा उसकी यूटिलिटी, और ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि अगर आपके बिल्स पे हो रहे हो, आपका बिजली पानी गैस चल रहा हो, देखें ये एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आपकी सैलरी भी अच्छी है तो गैस भी नहीं है, बिजली भी अपनी लगा रहे हैं और पानी भी टैंकर डलवा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान का एक्सपेरिमेंट नहीं है। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आपका बिजली पानी गैस और खाना वाना चल रहा है ना, तो एडिशनल वेल्थ से आपकी यूटिलिटी कम होती है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहती है। खुशी तो होती है, पैसा किसको बुरा लगता है, लेकिन पहले 1 लाख की बात कुछ और होती है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, वो कम होती रहती है। राइटर बोलता है अब हो क्या रहा है, हम समझ रहे हैं पैसा सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, लेकिन हम इनकॉम्पिटेंट भी हैं। तो क्या हम पैसा बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। मैं एक बात बताऊं हम लोगों को जब यूट्यूब नया नया शुरू हुआ था, हम थोड़े यंग थे, हम कहते थे क्या आसान काम है यार ये व्लॉगिंग करना और ये करना, ये आसान काम है। मैं आप लोगों से शर्त लगा के देख सकता हूँ, मैं और शबीर भाई भी बहुत डिस्कस किया है यार, लाखों रुपए कमा रहे हैं ऐसे यूट्यूबिंग से, कुछ भी नहीं घर बैठ के करना। मैं आपको शर्त लगा के बताऊँ, जितनी मेहनत वो लोग कर रहे हैं ना, अगर हम लोग मेहनत करें ना, हम लोग अपनी फील्ड में उतने पैसे कमा लें। कोई भी काम आसान नहीं होता, you need extraordinary competence to do it, and to develop competence it takes playfulness and then experience and hard work over time. राइटर बोलता है कि हम अपनी सोसाइटी में कंपटीशन तो ख़त्म करते ही जा रहे हैं और हम ये भी समझने लग गए हैं कि जो हमारा कल्चर है वो बकवास है। जो बच्चों का गलियों में खेलना कूदना था, शाम में बाहर जाके साइकिल साथ चलाना था, हम कहते हैं ये तो पुराने कल्चर की बातें, अब तो हर बंदा कॉल ऑफ ड्यूटी और पबजी में लगा हुआ है। हम समझते हैं कि ये कल्चर की चीज़ थी, ख़त्म हो गई, क्या बड़ी बात होगी, कल्चर ख़त्म हो गया। लेकिन कल्चर के पीछे बहुत सारी दफ़ा विजडम होता है जो हमें पता नहीं होता। जिस तरह मैं ये समझता हूँ कि हमारे कल्चर में एक बाय डिफ़ॉल्ट हया थी, सही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इरोड होती जा रही है। उस हया के पीछे विजडम था कि आपके मैरिजेस सेफ थे, सही है। आपकी जो 4 दीवारी का कॉन्सेप्ट था ना, वो इतनी आसानी से हमारी जो पावरफुल एंटिटीज़ हैं वो एक्सप्लॉइट नहीं कर लेती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेहयाई बढ़ती जा रही है ना, तो कल्चर इरोड हो रहा है। मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को अपनी बात। इस हया के इरोड होने से जो हमारे कल्चर का पार्ट था, हमारी मैरिजेस भी ख़राब हो रही हैं, हमारी 4 दीवारी का जो 4 दीवारी की रिस्पेक्ट जो पामाल हो रही है, वो तो आप लोगों को पता है, उस पर मेरा ख्याल है कुछ कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कल्चर में जो चेंज आ रहा है, हो सकता है हम इसको बोलें अच्छा है या बुरा है, लेकिन किसी भी कल्चर में आप चले जाएं आपको हायरार्की मिलेगी। किसी भी कल्चर में आप चले जाएं आप लोगों को हायरार्की मिलेगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, किसी भी परसूट को हम फॉलो करें, किसी भी मीनिंगफुल चीज़ को करना शुरू करें तो आपको हायरार्की मिलेगी। जो लोग उस हायरार्की के विनर्स हैं वो बोलेंगे कल्चर बहुत ख़राब है। किसी भी इदारे में जो हायरार्की के विनर्स हैं वो बोलेंगे बहुत बहुत अच्छा कल्चर है, क्योंकि वो तो विनर्स हैं। और जो लूज़र्स हैं वो बोलेंगे कि यार बहुत बुरा कल्चर है। लेकिन चक्कर क्या है, कल्चर को आप अच्छा समझें या बुरा समझें, की पॉइंट इज़ देयर हैज़ टू बी अ हायरार्की। अगर हायरार्की ख़त्म कर दी जाए, सबको बराबर कर दिया जाए, तो जो ज़्यादा काम कर रहा है, जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही है ना भाई। इसका मतलब है अल्टीमेटली वी कैन नॉट लिव विदाउट हायरार्कीज। ऐसा ही, वी कैन नॉट लिव विदाउट हायरार्कीज, एंड टू एक्सेल इन हायरार्कीज वी नीड कॉम्पिटेंस।
ऐसे ही है, हायरार्की में ऊपर जाने के लिए आपको कॉम्पिटेंस चाहिए ना, आपको सोशल स्किल्स चाहिए, ऐसा ही है। और ये कॉम्पिटेंस आप डेवलप करते हैं अपनी सोशल गैदरिंग से, खेलने कूदने से। तो एज अ सोसाइटी हो क्या रहा है, हमारी ओवरऑल कॉम्पिटेंस नीचे जाती जा रही है। आप लोग सोचें, मैंने कनेक्ट क्या किया कि हमारी कॉम्पिटेंस नीचे जा रही है, ऐसा ही है। मुझे लगता है हमारी ओवरऑल कॉम्पिटेंस नीचे जा रही है। आप किसी भी अच्छे HR मैनेजर से बात करें, वो बोलेगा आपको बंदे ही नहीं मिल रहे हैं काम करने। सरोज भाई ऐसा है, लोग बोलते हैं हमें जॉब नहीं मिल रही है, और हायरिंग मैनेजर्स बोलते हैं कि हमें बंदे नहीं मिल रहे हैं काम करने वाले। उसकी वजह क्या, कि हमारी कॉम्पिटेंस नीचे जा रही है, हम काम करने से भाग रहे हैं, हमारे सोशल स्किल्स नीचे जा रहे हैं। उस सब की रीज़न क्या है कि हमने बच्चों को खेलने कूदने से मना कर दिया। भाई कहने को तो छोटी सी बात है, लेकिन उसके इम्पैक्ट कितने बड़े हैं ये सोचें आप लोग। राइटर बोलता है कि अगर हम इस खेल कूद वाले एस्पेक्ट को एक लम्हे को ख़त्म करें, ठीक है, हम एक लम्हे को सोचें कि इस कॉम्पिटेंस के आइडिया को हटाएं, सिर्फ एक रॉ बात सोचें, हमारी सोसाइटी में कॉम्पिटेंस कम हो रही है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लोगों को काम करने से लिटरली मौत आती है, लोगों को लिटरली काम करने से, मेहनत करने से मौत आती है। रोना बहुत अच्छा आता है कि यार हम पे साथ जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई, काम नहीं करना होता लोगों ने। राइटर बोलता है एक सोसाइटी का आप स्टेट समझें कि बाय एंड लार्ज वुमेन ये चाहती हैं कि वो कॉम्पिटेंट मर्दों से शादी करें। बाय एंड लार्ज वुमेन यही चाहती हैं। राइटर बोलता है कि जो फीमेल्स हैं, या वो अपने सोशल स्ट्रेटा के बराबर शादी करती हैं, या सोशल स्ट्रेटा में ऊपर शादी करती हैं। अपने सोशल स्ट्रेटा से नीचे शादी जनरली नहीं प्रेफर करती। हमारी सोसाइटी भी ऐसी है ना भाई, लड़की मर्द से ज़्यादा अमीर हो, उसका बैकग्राउंड मर्द से ज़्यादा स्ट्रांग हो, ये थोड़ा फ्राउन अपॉन किया जाता है। क्यों भला, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि फीमेल को बाय डिफ़ॉल्ट कॉम्पिटेंट मैन चाहिए। क्यों चाहिए भाई कॉम्पिटेंट मैन? ऑब्वियस बात है, दिस इज़ व्हाट नेचर इज़। भाई एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, आफ्टर मैरिज, आफ्टर पार्टनरशिप होना क्या है, बच्चे होने। उस बच्चे होने में अल्लाह ताला ने बनाया इस तरह का है कि फ़ीमेल बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। उसकी जो कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नॉट अ बेटर वर्ड, आई थिंक उसकी प्रायोरिटीज़ बहुत चेंज हो जाती हैं। जो छोटा बच्चा है, एक 6 महीने 1 साल का, वो फुल टाइम जॉब है। मैं एक सच बात बताऊं, हम मर्द हैं ना, हम 8-9 घंटे जॉब कर रहे होते हैं, और उसके बराबर 8-9 घंटे एक औरत एक बच्चे को संभाल रही है। मेरा ख्याल है औरत ज़्यादा बड़ा काम कर रही है, क्योंकि हम लोग जॉब में कभी मस्ती कर लेते हैं, कभी गपशप मार लेते हैं। बच्चे को संभालना एक फुल टाइम काम है। राइटर बोलता है इस ड्यूटी की वजह से, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से फीमेल्स बाय एंड लार्ज वांट कॉम्पिटेंट मैन जो उनका ख्याल रख सकते हो। और मेरा ख्याल है ये बहुत हद तक लॉजिकल बात है, इसमें हम किसी जेंडर को नीचे नहीं कर रहे हैं। आजकल ऐसी फेमिनिज्म का बड़ा दौर है, थोड़ा डर लगता है बोलते हुए मुझे, लेकिन मेरे हिसाब से हम किसी जेंडर को नीचे नहीं कर रहे हैं, हम बहुत न्यूट्रल और लॉजिकल सी बात कर रहे हैं। भाई आपका बच्चा पैदा हुआ, अब अगले दिन तो जॉब करने नहीं जा सकते ना भाई। मेरा तो ख्याल है ये ऑब्वियस सी बात है। लेडीज़ को जिसमें अगर क्लैरिफाई करना चाहे तो कर, सही कह रहा हूँ मैं? चलें, शुक्र है। अच्छा, राइटर बोलता है एक और वजह भी हो सकती है कि फीमेल को कॉम्पिटेंट मैन क्यों चाहिए। अगर आपका मर्द इनकॉम्पिटेंट है, वो घर बैठा हुआ है, काम नहीं कर रहा, नशे नहीं कर रहा है, साला नशीलू है, आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा, क्या घर का माहौल अच्छा होगा? नहीं। अगर मर्द एक इर्रेस्पॉन्सिबल है, कॉम्पिटेंट नहीं है किसी चीज़ में, घर कैसे चलेगा? सब कुछ वाइफ को देखना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एक डेवलपिंग बेबी को जो इंपॉर्टेंस चाहिए होती है ना, जो मैन का ब्रेन है, वो मुझे लगता है शायद इतना ऐसा है ही नहीं। ये मैन का ब्रेन बाय एंड लार्ज इज़ मोर लॉजिकल और फीमेल ब्रेन इज़ मोर इमोशनल। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। बच्चे को जिस तरह एक माँ दे सकती है ना, बाप उस तरह दे ही नहीं सकता। लेकिन एट द सेम टाइम अगर बाप इर्रेस्पॉन्सिबल है, घर कभी छोड़ के चला जाता है, नशेड़ू है, बच्चे को इंपॉर्टेंस नहीं देता, कॉम्पिटेंट नहीं है बीइंग अ फादर, तो बच्चा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अगर आपके फादर नहीं है घर पे, तो इट इज़ हाईली लाइकली कि बच्चा डिप्रेस्ड होगा और गलत नशे वशे में पड़ जाएगा, उतना कॉम्पिटेंट नहीं निकलेगा। तो सोसाइटी में अगर सोचा जाए, फीमेल्स को एक सोसाइटी एक बायोलॉजिकल तरीके से चल रही है ना, एक तरीके से सोसाइटी आगे शादियाँ होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, या वैसे ही साथ रहना शुरू करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, कुछ भी होता है। अब दुनिया में सब कुछ हो रहा है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉम्पिटेंट मैन
एंड कॉम्पिटेंट फीमेल्स आर ऑल्सो प्रेफर्ड. अगर एक मर्द है, वो अपनी वाइफ से कुछ बात करना चाह रहा है और उसकी वाइफ बिल्कुल सोशली इनकॉम्पिटेंट है, वो उसकी बात समझ ही नहीं पा रही है, क्या वो शादी अच्छी चल सकती है भाई? नहीं चल सकती ना. मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ? अगर आप एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बंदे को एक बिल्कुल ही लेस एजुकेटेड फीमेल के साथ उसका पेयर बना दें, तो दोनों में कंपेटिटिव लाना रिलेटिवली काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि एक दूसरे की वेवलेंथ डिस्कशन की बिल्कुल अलग हो जाएगी. राइटर बोलता है कि अब मैं वापस कनेक्ट करूंगा एक दफ़ा, खेलने कूदने से सोशली आप स्ट्रांग बनते हैं, आप में कॉन्फिडेंस आती है, उससे ओवरऑल आपकी सोसाइटी बेहतर हो जाएगी. जो फीमेल्स इस सोसाइटी से चाहती हैं और जो मर्द इस सोसाइटी से चाहते हैं, वो भी हो सकता है. बोथ वांट कॉम्पिटेंट पार्टनर्स ना. इससे एक अलार्म बेल मेरे जहन में रिंग होती है. अलार्म बेल क्या है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची बाहर जाके खेले. और मेरा ख्याल है हम में से जो भी पेरेंट्स हैं, बहुत कम लोग ही चाहते होंगे. क्यों? हम लोगों के घर से बाहर वाइफ कभी बच्ची को लेके जाती है ना, मैं बोलता हूँ एक लम्हे को नज़र से दूर नहीं करता. ऐसे बच्चे गायब हो रहे हैं. गलत बोल रहा हूँ भाई? माहौल आजकल सही है क्या? कुछ दिनों पहले वीडियो आई, एक लड़का बड़ा लंबा चौड़ा कोई मर्द टाइप वीडियो आई, सीसीटीवी वीडियो, और एक छोटी सी बच्ची जाते आते यार उसके लिप्स पे किस करके जा रहा हूँ. मैंने कहा भाई यहाँ तो कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं है भाई, यहाँ तो कोई करप्ट पॉलिटिशियन नहीं है, यहाँ तो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, ये तो हम खुद ही खराब हो गए हैं. तो ये थोड़ा हमें सोचना चाहिए कि एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से रूल क्या है, यू शुड अलाउ पीपल टू प्ले. और हमारी सोसाइटी किधर हो गई है कि हम बच्चों को बाहर जाने दे ही नहीं सकते. तो वी आर इन अ लूप कि हमारी सोसाइटी खराब से खराब ही होती जाएगी. समझा पा रहा हूँ आप लोगों को बात? ज़रूरी है कि यू नीड टू प्ले टुगेदर टू बिकम कॉम्पिटेंट एंड स्ट्रॉन्ग. हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वो ये अलाउ ही नहीं कर रही, तुम्हारे बच्चे इनकॉम्पिटेंट ही होंगे ना ओवर टाइम. ये कुछ पॉइंट है जो हमें थोड़ा इस पे सोचना चाहिए. हमारे कल्चर में, अब हमने कल्चर की बात करी, हम बच्चों को बाहर नहीं जाने दे रहे, एक और अजीब बात देखते हैं. हमारे कल्चर में एग्रेशन को कोई एक्सेप्ट करता है? कोई एग्रेशन को एक्सेप्ट? बुरा समझा जाता है ना. मुझे पता है क्या लगता है, थोड़ी फीमेल्स बैठी हुई, जो मेरे दिमाग में वर्ड आ रहा है वो मैं नहीं कहना सकता. आजकल के जो मर्द है ना, वो उतने एग्रेसिव ही नहीं है. थोड़ी सी हमें एग्रेशन की डेफिनेशन मैं बता दूं इससे पहले कि मुझे बोले भाई ये क्या फैला रहा है भाई, एंड्रयू टेट के बराबर बता दें मुझे. सही है? एग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि जब आपको गुस्सा है आप चीज़ें तोड़ें, आप गली में फड्डे करें, आप अपनी बेगम की ना सुने. एग्रेशन का मतलब ये नहीं है. एग्रेशन का मतलब ये है कि जब ज़रूरत हो आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो. जब ज़रूरत हो अपने लिए स्टैंड ले सकते हो. जब आपकी फैमिली के साथ कुछ गलत हो आप उसको रोक सकते हो. अब हम सब लोग जिस इकोनॉमिक स्ट्रेटा से हैं, हम बाहर निकले, हमें लैंड क्रूज़र वाला ठोक दे, हम में से कोई इतना मर्द है कि बोले गलत हो रहा है? हम में से किसी के अब्बा इतने मजबूत हैं? शेख अहमद दीदात साहब एक वर्ड यूज़ करते थे, इमेस्क्यूलेटेड. उर्दू बहुत थोड़ा वो हो जाएगा. वी आर इमेस्क्यूलेटेड मैन. अगर इससे मैं कंपेयर करूँगा, इस तरह मुझे अभी लगता है, अब मुझे पूरी स्टोरी नहीं पता, लेकिन मैंने एक फीमेल है आजकल बड़ी मशहूर हुई है, मज़ारी साहिबा, पता है आप लोगों को? ईमान मज़ारी साहिबा. तो यार क्या शेर बंदी है यार. वो सही कर रही है गलत कर रही है वो एक अलग बात है, लेकिन क्या एग्रेशन है उसमें यार. हम लोगों की जो हम बाय एंड लार्ज जिस पॉलिटिकल मेंटालिटी से अलाइंड है, पर हम सब लोग बाय, अगर इसमें 1 2 3 4 8 10 लोग बैठे हुए हैं, हम सब लोग सपोर्टर किस पार्टी हैं सबको पता ही है ना. हम सब उसी को ही प्रेफर करते हैं ना. हम उसकी क्या चीज़ सपोर्ट करते हैं? वो बंदा जितना मैंने देखा है, आई कुड बी रॉन्ग, देखिए मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ एग्रेशन का. बंदा डट के खड़ा हो गया ना अपने प्रिंसिपल्स पे. मेरे हिसाब से दिस इज एग्रेशन. अगर हमारी सोसाइटी में मेन में ये वाला एग्रेशन ज़्यादा आ जाए तो हमारी सोसाइटी जो दिन ब दिन खराब होती जा रही है ना, वो ना हो. अगर एक छोटे लेवल का कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, अगर उसमें एग्रेशन होगी ना, वो रिश्वत नहीं लेगा.
वो एग्रेशन होगी, रिश्वत नहीं लेगा। मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ, डॉस्टोयेव्स्की की नॉवेल है, उसमें उस बंदे ने एक शदीद गरीब आदमी का बताया कि उसने वो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर था, वो उससे करप्शन हुई, इसको निकाल दिया गया, तो वो शदीद तरीन गुर्बत में चला गया। उसकी बीवी बेड रिडन, उसकी एक बच्ची वो भी बहुत बीमार रहती है, एक और बच्ची वो भी शदीद बीमार रहती है, जो उसका बेटा था 9 साल का जो तो कदरतन बेहतर था। मतलब शदीद तरीन गुर्बत, एक कमरे का घर, कुछ रहने को नहीं। तो जो प्रोटैगनिस्ट है, जो की प्लेयर है उसमें, वो जाता है उस बंदे को 200 देता है, 200 कुछ मतलब बहुत, उस नॉवेल के टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसे देता है। तो वो लेता है, वो गरीब आदमी लेता है उसको, कहता है यार ये पैसे लेके तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, मेरी बेगम का इलाज हो जाएगा, मेरा बेटा खुश हो जाएगा, मैं अपने बेटे को काला घोड़ा ले दूँगा। फिर क्या करता है, उस नोट को तोड़ मोड़ करता है, ज़मीन पर रखता है, इसको स्टैम्प अपॉन करता है, चला जाता है। उसने अपनी ईगो पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उसने किसी से सदका खैरात नहीं ली, उसने कहा मैं खुद करूँगा जो करूँगा। हमारी पूरी सोसाइटी ही साली भिखारनपन पर चली हुई है। आप सप्लायर हो किसी चीज़ के, अपनी पेमेंट मांगोगे ना, आपको रोना धोना पड़ेगा। आपका जो बायर है, जिससे आपने सामान खरीदा है ना, वो बोलेगा 1 महीने में पेमेंट हो जाएगी। इसका मतलब है 1 महीने बाद उम्मीद लगाना शुरू करना, फिर तुम रो मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, कहाँ से खिलाऊं, फिर पेमेंट आएगी। एम्प्लॉयज़ को सैलरीज हम टाइम पे नहीं देते। ये जो भिखारनपन हमारे अंदर आ रहा है ना, भिखारीपन, ये शदीद तरीन एग्रेशन का ऑपोजिट है। एग्रेशन इज आई विल डू दिस, आई विल नॉट डू दिस, दिस इज रॉन्ग। हमारी सोसाइटी बाय एंड लार्ज जा ही गदागरी पर ही है, ऐसा ही है ना भाई, ऐसे ही बाय एंड लार्ज गदा, सैलरी भी भीख मांग रहे हैं, अपनी पे जो जायज़ है उसके लिए भीख मांग रहे हैं, कहीं जाके इंसाफ लेना है वहाँ भीख मांग रहे हैं, हालांकि दीज वर सपोज टू बी आवर राइट्स। अब इसका ऑपोजिट साइड देखें, अभी मैंने एंगर की बात करी, एग्रेशन की बात करी, हमारी सोसाइटी किधर जा रही है उसकी बात करी। इसकी ऑपोजिट साइड है लेट जाना। हमारी सोसाइटी में बोला जाता है लेडीज़ को, कहीं तुम्हारी शादी हो रही है ना, बस अब तुम्हारी लाश यहाँ से आए, हमारी नाक न कटवा देना भाई। राइटर बोलता है वो लोग जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसने वर्ड यूज़ किया है, मतलब कंपैशनेट होते हैं, जो कुछ बोलते ही नहीं है, अपनी कोई बात ही नहीं करते, जो बोल रहे हैं सही है ठीक है, जो ज़्यादती हो रही है ठीक है भाई ठीक है। होता क्या है, वक्त के साथ साथ एक वक्त आता है, एक टिपिंग पॉइंट आता है, दे बर्स्ट, उनका दिमाग पड़ जाता है, फिर वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, फिर वो गलत कर देते हैं, फिर वो गलत कर देते हैं। हमारी सोसाइटी में क्या होता है, एक औरत बर्दाश्त कर रही है, बर्दाश्त कर रही है, बर्दाश्त कर रही है, जब वो फटती है ना तो वो गलत कर देती है, फिर वो बुरी बन जाती है, और वो बोलते हैं अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। ऐसे ही है ना भाई हमारी सोसाइटी में। अलास हमें क्या चाहिए, हम अपनी बच्चियों को ये बातें सिखाएं। अल्लाह करे मुझे भी इस काबिल अल्लाह ताला बनाए कि मैं भी अपनी बेटी को ही सिखा सकूं, बगैर कॉम्प्रोमाइज़ की शादी नहीं गुजरती। मर्द को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है, फीमेल को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है, लेकिन देयर आर सर्टेन बाउंड्रीज विच नीड टू बी ड्रॉन। कुछ ऐसी बाउंड्रीज हैं जो कभी क्रॉस नहीं हो सकती। अगर आप अपने आप को उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करे जा रहे हो, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करे जा रहे हो, तो एक दिन आएगा आप जितने अच्छे हो ना उससे डबल बुरे बन जाओगे। इसीलिए कहते हैं बीवेयर ऑफ अ गुड मैन हु टर्न्स इविल। उस अच्छे इंसान से डरो जो बुरा बन गया है। उसकी वजह यही है, वो तो शरीफ बना हुआ था, एक वक्त आया उसकी शराफत ने उसको, मतलब शराफत ने बोला भाई इतनी शराफत गई तेल लेने, ऐसी की तैसी, अब मैं देखता हूँ क्या होता है। इसके लिए मैं बोलता हूँ योर विर्च्यू, वट यू थिंक इज अ विर्च्यू, इट विल इवेंचुअली मेक यू मर्डरस, इट विल इवेंचुअली मेक यू मर्डरस। आज देखो सोसाइटीज़ में भी यही होता है। ये मैंने अभी इंडिविजुअल लेवल पे बात करी, आप सोसाइटल लेवल पे देखो, वो आवाम जो दबती रहती है, जो जुल्म बुरा लगता है ना उसको, आवाम को जो जुल्म बुरा लगता है कि राइट्स नहीं मिल रहे, घरों की इज्जत नहीं हो रही है, जब रिवॉल्ट होता है ना, जब वो फटते हैं, वो अपने हुक्मरानों के साथ भी वही कर देते हैं। एज अ प्रिंसिपल स्टांस, तो भाई अगर कोई आपके घर में घुस के आपको मार रहा है तो वो गलत है, अगर आप किसी के घर में घुस के मार रहे हैं उसको गलत है, दोनों चीज़ें गलत ही है ना। लेकिन क्योंकि आवाम फिसती रहती है, सही टाइम पे ब्रेक नहीं लगा पाती, कभी सही टाइम पे कभी ब्रेक लगा नहीं पाती प्रॉपर तरीके से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब मिलिटेंट हो जाएं,
प्रॉपर तरीके से प्रॉपर, पाकिस्तान जिस स्टेट में आया है उसमें 75-80 साल लगे हैं ना भाई, ऐसे तो नहीं आया। अगर टाइम पे रेगुलर ब्रेक्स लगा दी जाती तो जब भी कभी पाकिस्तान में रिवॉल्ट आएगा इतना बुरा नहीं आएगा। और यही देखिए वो चीज़, वो वीकनेस जो हमारी सोसाइटी में फैलाई जाती है, कंपैशनेट। मैं बोलता हूँ अगर एक माँ को ये बोला जा रहा है ना कि तुम गलत बात पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो हमेशा, कभी ना रोको, तो वो अपनी औलाद को कमज़ोर बना रही है। माँ का इम्प्रिंट अपनी औलाद पे ही होता है ना भाई। हम मर्द हैं, हमारा भी इसमें रोल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, हमें भी अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस करना, लेकिन एक माँ ने भी तो करना है। एक माँ जिसको पता है कि उसका बिलफर्ज शौहर नशेड़ू है, नशा करके आता है घर में बच्चों को मारता है, और माँ कुछ भी नहीं कर सकती, बैठ के मार खा लेती, अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर रही, तो वो औलाद क्या सीखेगी? जुल्म बर्दाश्त करते रहो। जब वो औलाद देखेगी जुल्म बर्दाश्त करते रहो, बड़े होके कभी अपने लिए स्टैंड लेगी भाई? नहीं लेगी ना। यही वजह इसकी वजह से हमारी सोसाइटी खराब से खराब होती जा रही है। मैंने अपनी वाइफ को ये स्पेसिफिक, हालांकि आजकल जो मतलब ना फड्डे हर जगह होते हैं और बहुत सारी जगह फजूल चीज़ों पे फड्डे होते हैं, मैंने अपनी वाइफ को ये कहा है, आई होप मैं इस पर स्टैंड अप करूँ, आई होप मैं इस पर अटल रहूँ। मैं भी कमज़ोर आदमी हूँ, लेकिन ऐसा प्रिंसिपल मेरे माइंड में ही है कि मैं ऐसा बनूँ। मैं अपनी बेगम को बोलता है जब मैं कुछ गलत करूँ ना, जब तुम्हें लग रहा हो कुछ मैं ब्लेटेंटली गलत कर रहा हूँ, तो तुम मेरे खिलाफ खड़ी हो जाओ, तुम्हें मेरी तरफ से राइट है। मैं तुम्हें बुरा भी समझता हूँ ना, तो छोड़ दो, खड़ी हो जाओ मेरे खिलाफ अगर मैं गलत कर रहा हूँ कोई बात तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई आपने नहा के टॉवल जगह पे नहीं लगाया उस पर खड़े हो जाए, घर पे पड्डे कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है भाई, ठीक है। इसका मतलब जो जेन्युइन बात है, जो जेन्युइन मसला है, बिलफर्ज एक मर्द सिगरेट पीना शुरू कर रहा है, गलत है ना। पहले नहीं करता था, अगर पहले से है तो इट टेक्स अ लॉन्ग प्रोसेस टू उसको आपको छुड़वाएं। और वाइफ को पता है कि गिवन द फैमिली सर्कमस्टांसेस और नॉट टू बी डन, और उस पर अगर आपकी वाइफ स्टैंड ले रही है उसमें कोई हर्ज नहीं, मेरे हिसाब से कोई हर्ज नहीं है, सही कर रही है, आपका फ़ायदा चाह रही है। और घर इसी तरह बनते हैं। इसमें एग्जैक्टली लाइन किधर ड्रॉ होगी ये मैं नहीं बता सकता कि आपने बिलफर्ज, अब आप स्मोकिंग वाली बात, ये एक मिसाल है। हो सकता है कुछ घरों में यहाँ लाइन ड्रॉ करना पॉसिबल ही ना हो, क्योंकि घर के हालात बहुत डिफरेंट है। हो सकता है कुछ घरों में लाइन ड्रॉ करना पॉसिबल हो, ये घर टू घर वेरी कर रहा है। जो प्रिंसिपल है वो है कि कहीं तो लाइन ड्रॉ करें हम, कहीं तो हम बुरे इतने कॉम्पिटेंट हो जाएं, इतने अपने आप को मजबूत कर लें, इतना अपने आप में एग्रेशन ले आए कि बोले यार बस यहाँ इससे आगे नहीं हो सकता। ये गलत है। इसका मतलब ये हो सकता है अगर हम में ये जो लेड बैक अप्रोच है, लेट जाने वाली अप्रोच है कि हमें बुलडोज कर दो, अगर हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो हो सकता है हमें अपने हस्बैंड से, अपनी बेगम से, अपने बॉस से कन्फ्रंट करना पड़े, हमें बात करनी पड़े, सर ये ऐसे है। इसका मतलब देखिए अगेन, अग्रेशन का मतलब ये नहीं है जिस तरह हम मूवीज़ में, बॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं कि हीरो उठा अपने बॉस को चमाट लगा दिया है और फिर भी उसकी जॉब मिल गई और ये हो गया। असल लाइफ में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ मूवीज़ ही है। यू हैव टू बी वाइज अबाउट व्हाट यू डू, बट द प्रिंसिपल इज यू हैव टू टेक अ स्टैंड समवेयर, राइट। बोलता जब भी आप ये करेंगे ना, यू विल फेस 3 थिंग्स: क्राइंग, एंगर एंड इग्नोरेंस। क्राइंग, एंगर, इग्नोरेंस। मेरे हिसाब से अगर किसी मर्द की उसकी गलती निकालेंगे वो गुस्सा करेगा, किसी औरत की उसकी गलती निकालेंगे वो क्राइंग करेगी, कोई और होगा वो इग्नोर करेगा। यही होता है ना, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। राइटर बोलता है ये पहला स्टेप है जिसको आपको तोड़ना है। गुस्से से डरना नहीं है, रोने की वजह से बिच नहीं जाना कि यार रो रही है ये तो छोड़ दो, कोई मसला नहीं, हम कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। लेकिन इसकी एक वजह भी है, इस मतलब ये करने का एक तरीका भी है। अगर आपको कोई एक बंदे की बात बुरी लगती है, आप उसको 25 पेज का पैराग्राफ सुनाओगे ना, वो कभी नहीं सुनेगा। आपने ये किया, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, इसको प्लीज़ बदल लें, मुझे तकलीफ दे रही है ये चीज़, प्रीसाइज। अगर एक बंदा जो आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो आपका शिकवा सुन रहा है, अगर आपका शिकवा 2 घंटे का हो जाएगा ना, वो आपसे बोलेगा अबे बस कर दो यार, दिमाग ख़राब ना करो, because he loves you and he is ultimately trying to absorb what you are saying. So you have to be extremely precise in what you are saying. You have to be small and reasonable. अपनी बात को उतना छोटा रखें, उतना रीजनेबल रखें, ताकि बात एक कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सामने तक जा सके। अच्छा चलिए अब एक और बात करते हैं। हमारी सोसाइटी जो है, क्या ये रहने के काबिल बची है?
आप में से मैं आप सबको आज लग्जमबर्ग का वीज़ा दे दूँ, कोई रुकेगा यहाँ पे? सरोज भाई सबसे सीनियर आप हैं, आप रुकेंगे? आप भी चले जाएंगे लग्जमबर्ग? फौरन चला जाऊंगा। ओहो, देखिए हम जनरली ये समझा जाता है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको अपनी हैबिट्स चेंज करना मुश्किल है, लेकिन हम रिलेटिवली, सरोज भाई हमसे सीनियर, वो कह रहे हैं मैं भी चला जाऊँगा। राइटर बोलता है इसके हिसाब से ना ये है, इसकी वजह ये है कि हम में कमज़ोरियाँ बहुत बैठ गई हैं, हम बिल्कुल बुज़दिल हो चुके हैं, हम हर ज़्यादती को बर्दाश्त करते रहते हैं, हर अपनी कमज़ोरी को विर्चू समझ के जस्टिफाई करते रहते हैं, अपनी कमज़ोरी को, अगेन आई एम रिपीटिंग, अपनी कमज़ोरी को अपनी विर्चू समझते हैं, हमें अल्लाह मियां सवाब देगा। मैं एक लेक्चर सुन रहा था, मेरे पास एक रील आई थी, उस बंदे ने कहा, आई एम नॉट श्योर वो बात हर कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल है कि नहीं, लेकिन उसकी बात मुझे सही लगी। वो कहता है इस्लाम डज नॉट वांट यू टू बी नाइस, ही वांट्स यू टू बी काइंड। नाइस पीपल फ़ायदा उठा लिए जाते हैं क्योंकि वो नाइस है, आपको काइंड होना चाहिए, लोगों का ख्याल करना चाहिए, लेकिन बुद्धू नहीं होना चाहिए कि कोई भी आपका फ़ायदा उठा ले। अगर एक मर्द, अब राइटर एक मिसाल देता है कि उसके घर में वो बड़ा हो रहा था, वो भी लड़का था, तो उसके अपने अब्बा से फड्डे चल रहे थे। उसकी माँ ने पता है क्या किया? माँ ने बोला अगर ये घर बहुत अच्छा हो जाएगा ना, लड़के जाके अपनी माँ को शिकायत लगाते हैं, अम्मा अब्बा ऐसे कर, ऐसा ही होता है भाई, मेरे घर में भी ऐसे ही होता था, अम्मा अब्बा ने ऐसे कर दिया, अब्बा ने ऐसे कर दिया। तो उसकी माँ ने एक काम किया, उसकी माँ ने क्या बात बोली, मतलब ना क्या, राइटर को भी याद है अभी तक, राइटर बुढ़ा हो गया। मेरी माँ ने बोला अगर ये घर बहुत अच्छा हो जाएगा ना, तुम यहाँ से कभी जाओगे ही नहीं, अगर ये बहुत सुकून होगा ना, तुम यहाँ से कभी जाओगे ही नहीं। इससे दो बातें सीखें। नंबर 1, वी नीड प्रॉब्लम्स टू पुश अस टू ग्रो। अगर आप कभी अब इंडिपेंडेंट होकर अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप कभी ग्रो ही नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात, माँ ने बाप की बुराइयाँ नहीं करी, तुम्हारा बाप है ही ऐसा, मेरे बेटा मैंने भी पूरी ज़िंदगी जुल्म बर्दाश्त किया है, तुम भी कर लो। ये हमारी जनरली ना थोड़ी देसी फैमिलीज़ में होता है, तो वी हैव टू लुक इनटू दिस कि ऐसा ना हो, रेदर वी हैव टू पुश आवर चिल्ड्रन टू ग्रो टू फेस द सिचुएशन एट हैंड। अगर एक मर्द मैच्योर है, एग्रेसिव है इन द राइट वे, एक औरत एग्रेसिव है इन द राइट वे, इन द राइट वे, मैं गौर से बोल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि मुझे भी एक मैच्योर बंदा मिले या मुझे एक मैच्योर बंदी मिले। ऐसा ही है ना भाई, हम में से हर कोई यही चाहता है कि हमें एक ऐसा पार्टनर मिले जो हमें समझ सके। एसेंशियली हमें एक सफिशिएंटली मैच्योर बंदा चाहिए होता है। द राइट वे टू पुट इट इज वी वांट अ पर्सन टू बी सफिशिएंटली मैच्योर। मैं समझता हूं कि हम लोग दूसरों पे बात ना करें, अपने ऊपर बात करें, क्योंकि अगर हम खुद मैच्योर हो जाएंगे ना, शायद हमारा पार्टनर इतना मैच्योर नहीं भी है तो हम उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। राइटर बोलता है कि हमारी सोसाइटी ये डिमांड करती है कि वी टफन अप। हमारी सोसाइटी चल ही तब सकती है जब मर्द मजबूत हो। अगर किसी फीमेल को, अब ये राइटर की बातें ना बहुत ट्रिगरिंग होती हैं, आप लोग कभी नेट पे लिखिएगा जॉर्डन बी पीटरसन फेमिनिस्ट डिबेट्स, तो आपको मिलेगा। लेकिन उसकी कि यार बिल्कुल ऐसे उल्टे उल्टे जवाब देता है कि जो हमारी सोसाइटी में ना कि हर चीज़ में बिल्कुल बराबर है, तो हम थोड़े हिल जाते हैं। लेकिन बात सही है उसकी, तो हम लोग, मैं बोलूँगा एक लम्हे को उस बायसनेस को साइड पर रखें, बात समझने की कोशिश करें कि औरतों को भी कमज़ोर मर्द नहीं चाहिए। क्या कभी कोई लड़की, क्या हम कभी अपनी बेटी के लिए चाहेंगे कि हमारी बेटी को ऐसा मर्द मिले जो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सके? चाहेंगे हम? आप में से जिनकी शादी नहीं हुई, आप में से कभी ये चाहेंगे भाई कि आपको ऐसा शौहर मिले जो आपको प्रोटेक्ट ही ना कर सके? जुल्म की बात नहीं कर रहा मैं, अग्रेशन इन द राइट वे अगेन। ये तो चाहेंगे ना कि आपको प्रोटेक्ट कर सके, आपके साथ खड़ा हो सके, डिसीजन खुद ले सके, हर चीज़ अपने अम्मा अब्बा से पूछ के ना करे। उनका विजडम होता है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कुछ तो खुद फैसला कर ले भाई। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बिल्कुल यूजलेस है ये। लेकिन स्टिल कुछ औरतें ये चाहती हैं कि उनको बिल्कुल सबमिसिव मर्द मिले। क्यों? उनको रिस्पॉन्सिबल मर्द मिले, इनकॉम्पिटेंट मर्द मिले। क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि वो लोगों के सामने रोती रहे कि देखिए हम पे कितना जुल्म होता है। हम में से, मैं एक सच बात बताऊं, अब हम भी कुछ बड़े हो रहे हैं, थोड़े बाल हमारे सफ़ेद हो रहे हैं, मैंने ये बहुत सारी लगातार मसला देखा है। औरत जो है ना, इट्स नॉट समथिंग जेंडर स्पेसिफिक, इट्स समथिंग आई थिंक कल्चर स्पेसिफिक।
अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही है तो अपॉलजीज इन एडवांस, बट कुछ लोगों में ज़रूर ये मसला है, कुछ मर्दों में भी ये मसला है, इसमें कोई शक की बात नहीं। यू डू नॉट स्टेप अप, आप स्टेप अप नहीं कर रहे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, आप अपने मर्द को गाइड नहीं कर रहे, उसको काउंसिल नहीं कर रहे, अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे, आप दूसरों के सामने जाकर रोए जा रहे हो कि मुझ पर जुल्म हो गया, मुझ पर जुल्म हो गया, मुझ पर जुल्म हो गया। इससे तो कभी कोई मसला हल नहीं होगा। ये सेल्फ पिटीनेस है ना, ये हम में से निकलनी चाहिए। मैं इसको बोलता हूँ विक्टिम मेंटालिटी। हम मर्द भी विक्टिम मेंटालिटी की वजह से, पाकिस्तान में तो मर्द भी विक्टिम मेंटालिटी वाले हैं। भाई ऐसे क्यों हो, मेरे साथ वो मसला है, वो मसला है, वो मसला है, वो मसला है। हम हर चीज़ को एक्सटर्नलाइज कर देते हैं, इंटरनलाइज नहीं करते कि मैं ऐसे करूँ तो कैसे हो। ये थोड़ी सी मेंटालिटी का मसला है। एंड आई थिंक पाकिस्तान जहाँ पहुँच गया ना, ये चेंज करने में 5-6 जनरेशंस लग जाएंगी कि हम हर चीज़ में विक्टिम बने हुए, हर चीज़ में हम विक्टिम बने हुए, कभी जिम्मेदारी नहीं लेते कि भाई हम ऐसा कर लें, हमें ऐसा हो जाए, कोई लीडर आ जाए, कोई चीफ मार्शल ऐसा आ जाए, कोई जज ऐसा आ जाए कि हमारा हाल सही कर दे। ओ भाई, यू हैव टू योरसेल्फ डू इट। शबीर भाई कहते हैं ना, शबीर भाई कहते हैं यार मुझे भी इंसाफ चाहिए, इसको भी इंसाफ चाहिए, इसको भी, सबको इंसाफ चाहिए, इंसाफ पर भी नहीं मिल रहा। उसकी वजह ये कि हम सब कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गए, हम लोगों को सही बात पे स्टैंड नहीं लेना आता। राइटर यहाँ तक जाता है, एक्सट्रीम बात है तो मैं उसको रिपीट करूँगा जो राइटर कह रहा है। इफ़ दे आर हेल्दी, वुमेन डू नॉट वॉन्ट बॉयज़, दे वॉन्ट मैन, दे वॉन्ट समवन टू कंटेंट विद, टू ग्रैपल विद। इफ़ दे आर टफ, दे वॉन्ट समवन टफर। औरतों को भी ऐसे मर्द चाहिए जो मैन हो। ये जो बॉय बॉय कल्चर है ना, ये हमारी हॉलीवुड ने फैला दिया है। असल में ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजरती है। बॉलीवुड में भी जो है ना, वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जब पार्ट 2 आया ना, बड़ी अच्छी लगी, कॉमेडी लगी, लेकिन ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजरती है। ज़िंदगी डिफरेंट तरीके से गुजरती है। तो वी हैव टू ग्रो अप। राइटर बोलता है वुमेन बाय एंड लार्ज अगर स्मार्ट हैं तो उनको अपने ज़्यादा स्मार्ट बंदा चाहिए। वो चाहती हैं, दे डिज़ायर समवन हु ब्रिंग्स टू द टेबल समथिंग दे कैन नॉट ऑलरेडी प्रोवाइड। वुमेन में बाय एंड लार्ज ये है कि उनको एक ऐसा मर्द चाहिए, लड़का नहीं, एक यंग लड़का नहीं, एक ऐसा मर्द चाहिए जो कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करे रिलेशनशिप में जो वो नहीं कर सकती। सही है। हम बस, अब आप लोग आगे खुद समझदार हैं। अब हम बस एक जो है ना कंक्लूजन आ रही है, राइटर कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, आपको जाना है मुझे पता है, बस 2 मिनट बस, ठीक है। हमारी सोसाइटी में मसला क्या होता जा रहा है कि आपको अच्छे मर्द भी शॉर्ट सप्लाई में हो गए। ऐसा ही हो गया भाई, लड़कियों को अच्छे लड़के नहीं मिल रहे हैं, लड़कों को अच्छी लड़कियाँ नहीं मिल रही। क्या करें भाई? इसका वाहिद हल क्या है? इसका वाहिद हल क्या है? बच्चों को खेलने कूदने दें। जहाँ से हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, बच्चों को खेलने कूदने दें, उससे इनमें कॉन्फिडेंस आएगी, उनको हायरार्कीज़ में सरवाइव करना आएगा। अगर ये सब नहीं होगा तो जो हाल है वही होगा। हम लोग हारते रहेंगे, एक दूसरे से जलस रहेंगे, रिजेंटफुल रहेंगे, गुस्से वाले रहेंगे और कभी कुछ अचीव ही नहीं कर सकेंगे। अगर हम लोगों को डर लगता है ना कि मर्द अग्रेसिव होंगे तो क्या होगा, तो होता है ना माइक ड्रॉप मोमेंट। राइटर बोलता है अगर मर्द अग्रेसिव नहीं होंगे ना, अगर हम सब लोग अग्रेसिव नहीं होंगे तो जो होगा वो रहने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि कोई किसी चीज़ पर कभी स्टैंड ही नहीं लेगा। मेक सेंस? बस एक थॉट एक्सपेरिमेंट से बात ख़त्म करते हैं। क्या हम वाकई में मज़ीद कमज़ोर लोग चाहते हैं? क्या हम लोग वाकई में मज़ीद कमज़ोर लोग चाहते हैं? अगर हम लोग नहीं चाहते ना, तो हमें पहले अपने आप को मजबूत करने से शुरू करना पड़ेगा कि हम कहीं ना कहीं अपने लिए ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो शायद अच्छाई और बुराई में हमें हेल्प कर सकें। हम शायद खुदा को कुछ बेहतर, मतलब कुछ बेहतर हालत में हो खुदा को मुंह दिखाने के लिए कि कुछ तो हमने कहीं तो स्टैंड लिया। अगेन विजडम के साथ चलना है, मैं कहीं बोंगियाँ मारने को नहीं बोल रहा। सही है। ये हम हमारी पाकिस्तानी अवाम है, या तो बिल्कुल लेटी भी होगी, अगले दिन जाके आग लगाने, जैसे ये बोंगियों वाले काम नहीं करने। वी हैव टू बी मैच्योर इन हाउ वी डू थिंग्स। वी हैव टू रीडेवलप, रीथिंक हमें अच्छा क्या लगता है, हमें बुरा क्या लगता है। मुझे ये लगता है कि हमारी सोसाइटी ने आहिस्ता आहिस्ता जो क्वालिटीज़ नेसेसरी थी उनको बुरा बना दिया। जिस तरह मैंने शबीर भाई को आज ही कहा आप पॉलिटिक्स में जाओ,
अच्छे लोग पॉलिटिक्स में जाएंगे तो कुछ होगा ना भाई। हमने बोला पॉलिटिक्स इतनी गंदी है, कोई अच्छा बंदा जाता ही नहीं है उसमें, ये जो जाता है वो बुरा हो जाता है। वी हैव टू रीथिंक कि हम पॉलिटिक्स में अच्छे लोग जाएं, तभी तो मुल्क का कुछ हो सकता है भाई, कभी कुछ। सही है ना भाई। और हम अपनी औलाद को, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसको मजबूत होना सिखाएं। और मजबूत होने का तरीका वाहिद क्या है कि हम उनको खेलने कूदने दे दें। अगर आपके घर में जॉइंट फैमिली है, बच्चों में लड़ाई हो जाती है, ना बाप आउट हो ना माँ आउट हो, बच्चे को खेलने दें, जुल्म से रोक लें, जहाँ ज्यादती हो रही है वहाँ रोक लें, लेकिन बच्चों को खेलने दें। इससे ही वो बड़े होंगे, इसी से ही वो कॉम्पिटेंट बनेंगे, और इसी से ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमारा मुल्क शायद कुछ बेहतर हो सकता है। मेक सेंस भाई? आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर आपने जो वर्ड यूज़ किया ना, अच्छे मर्दों वाले, जी जी मुझे थोड़ा उस पर रिजर्वेशन है। जी बोलिए। आप अच्छे मर्द के बजाय वर्ड यूज़ करते सेंसिबल और मेच्योर मर्द नहीं मिल रहे। ये बात भी सही है। ठीक है, आपने अच्छे मर्द, वो थोड़ी डेफिनेशन हो जाएगी, सेंसिबल और मेच्योर मर्द नहीं मिल रहे। बिल्कुल सही है, अब ऐसा किया जा सकता है, बिल्कुल ऐसे। और कोई और बात कुछ ऐड करना चाहेंगे? जवेरिया आप कुछ बोलना चाहेंगे? फवाद साहब आप सबसे ज़्यादा हिकमत रखने वाले हैं हम सब में, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस, लेकिन छोटी सी ये चीज़ कि मर्द हजरात भी हैं अच्छे और ख़वातीन भी हैं, और मिल भी रही हैं ऐसे। बिल्कुल, कि दोनों उसमें मिल गए। सर ये वो कैटेगरी जो मिल गई है, मिल गई है। अब वो छोटी जरूरत है। सर थैंक यू यार, थैंक यू।